नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने संसदीय समितियों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम संघीय कार्यपालिका को स्टार्ट करेंगे। संघीय कार्यपालिका जब बात आती है संघीय कार्यपालिका की, संघ की जो कार्यपालिका है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, भाग 5 में जो आपका आर्टिकल 51 ए में तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक में ये आते हैं। और संघीय कार्यपालिका की मेनली हम बात करें तो इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद इसमें आती है। और इसमें आपके जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी जिसे हम कहते हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो मतलब संघीय कार्यपालिका में कुल मिलाकर हमें इन पांचों को पढ़ना है। किस-किस को? राष्ट्रपति को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ना है, मंत्रिपरिषद को पढ़ना है और महान्यायवादी को पढ़ना है। कुछ चीजें भी बचेंगी, उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट, ठीक है? राष्ट्रपति के बारे में आपको पता ही है कि संविधान का कौन-सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। तो ये आपका आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे शैल बी का यूज़ किया गया है, मतलब ये पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। चलिए, उससे पहले हम बात कर लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली, कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? पता है आपको संसदीय शासन प्रणाली में जो आपका कार्यपालिका और विधानपालिका है, दोनों एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कार्यपालिका जो है उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानपालिका के प्रति। दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। फिर बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में संबंध नहीं होता, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेकंड ईयर में आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं। फिर एक और आता है बहुल कार्यपालिका, ठीक है? इसको याद रखिएगा। ये चीज नहीं है। किसी को पता तो बताइए बहुल कार्यपालिका क्या होती है? बहुल कार्यपालिका में जो शक्तियाँ होती हैं, वो व्यक्तियों के एक समूह में केंद्रित होती हैं। व्यक्तियों के एक समूह में केंद्रित होती हैं। और इसका अगर आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझेंगे, तो वो है आपका स्विट्ज़रलैंड। और आप ये पढ़ लीजिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली किन-किन देशों में है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किन-किन देशों में है और बहुल कार्यपालिका तो मैंने बता दिया, स्विट्ज़रलैंड में ही है। चलिए, तो आर्टिकल 52 मैंने बता दिया आपको। क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होता है, आपको पता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। और जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख। राज्य क्यों कहा जाता है? आर्टिकल 1 आपने पढ़ पढ़ रखा है। राज्य मतलब केंद्र सरकार मानिए, मतलब पूरा देश को राज्य कहा जाता है। जो आपके स्टेट हैं, जिन्हें हम राज्य कहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन्हें मतलब पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में प्रांत कहा जाता है। ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है? और जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरदायी क्यों? क्योंकि उत्तरदायी होती है ना लोकसभा, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार। और सरकार का सरकार का वेस्टमिंस्टर भी इसे कहा जाता है संसदीय शासन को। अब आर्टिकल 53 की बात करते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ये आर्टिकल तो याद रखो ही रखो। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है?
राष्ट्रपति में मतलब जितने भी काम होंगे, वो सारे राष्ट्रपति के नाम पे ही होंगे। हालाँकि राष्ट्रपति नहीं करेगा, करेगा कौन? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, लेकिन नाम किसका होगा? राष्ट्रपति। अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करनी है, समझौते करने हैं, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर मतलब राष्ट्रपति के नाम पर वो चीज़ें होती हैं। ठीक है? अब आर्टिकल 54 की बात कर लेते हैं। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आर्टिकल 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन करता कौन है? आपको पता है, ये चीज़ भी आपने पढ़ रखी है मे बी शायद फाइनल ईयर में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? आपको पता है निर्वाचक मंडल करता है ना? निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में कौन-कौन से सदस्य होते हैं? पहले आइए लोकसभा, फिर यहाँ दूसरी साइड राज्यसभा। जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालाँकि लोकसभा में अब मनोनीत जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया है, तो निर्वाचित सदस्य ही होंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य लोकसभा के इसमें भाग नहीं लेते। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर आप आइएगा राज्य विधानमंडल में, तो राज्य विधानमंडल में राज्यों की जो विधानसभा होती है, ठीक है? राज्यों की विधानसभा होती है, उसके निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा विधानसभा की यहाँ पे बात हो रही है। अगर विधान परिषद हो, विधान परिषद को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, क्योंकि 7-8 राज्य ही हैं जिनमें विधान परिषद है। ऐसे में जो असमानता का भाव जो है अन्य राज्यों में उत्पन्न हो सकता है। आर्टिकल 54 खत्म हो गया। अब आर्टिकल 55 आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो वो विधि का यूज़ किया जाता है, वो होती है आपकी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है? इंग्लिश में कुछ ऐसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में भी कुछ ऐसे जैसे होता है। इस प्रणाली को कभी डीपली पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही प्यारी ये प्रणाली है समझने में, मतलब 10-15 मिनट तो समझाने में लग ही जाएँगे, ठीक है? एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की, तो आर्टिकल 56 तय करता है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अब कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, तो आपको पता ही है यार, ठीक है? 5 साल के लिए रहता है और भारत में जो है एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है? अनेकों बार, कोई लिमिटेशन नहीं है। कार्यकाल 5 साल है, लेकिन यूएसए में जो होता है एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और कार्यकाल उसका कितना होता है 4 साल होता है। और भारत में जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। मतलब सबसे लंबा राष्ट्रपति पद के रूप में कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। आर्टिकल 56 खत्म हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 57 की। आर्टिकल 57 क्या कहते हैं निर्वाचन के लिए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता तय करता है कि राष्ट्रपति जैसे 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा तो कैसे होगा? ये आर्टिकल 57 क्या करता है, तय करता है। आर्टिकल 58 में जो है योग्यताओं का वर्णन किया गया है। योग्यताएँ, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ और संविधान में जो वर्ड यूज़ हुआ है अहर्ताएँ, अहर्ताएँ वर्ड यूज़ हुआ है। अब आपको पता ही है राष्ट्रपति पद के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। सबसे बड़ी योग्यता क्या है? कि वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटिज़न होना चाहिए। भाई साहब ये तो कभी नहीं भूलना यार। भारतीय नागरिक होना चाहिए और जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए और साथ ही में एक आता है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर
ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। पागल का मतलब आपको पता है मेंटल, बाकी दिवालिया का मतलब होता है कि बंदे ने इतना लोन ना लिया हो कि उसे अब चुका ना पाए, बैंकरप्ट ना हो, ठीक है? तो लाभ के पद को मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि लाभ का पद होता क्या है वैसे? संविधान ने कहा है कि जो लाभ का पद होगा, वो संसद के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, संसद के द्वारा निर्धारण किया जाएगा किसका? लाभ के पद का। और वर्तमान समय में जो आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं या जो अन्य मंत्री हैं, उन्हें क्या किया गया है? लाभ के पद से मुक्त रखा गया है। लाभ के पद से मुक्त क्यों रखा गया है? क्योंकि उनका मानना है कि भाई साहब वो क्या है? जनता के सेवक हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि कितने सेवक हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 जो है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का निर्धारण करता है कि कौन-कौन सी शर्तें जो हैं राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए शर्तें। शर्तें क्या कहा गया था कि वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, योग्यता में ये चीज़ें नहीं आती। फिर ज़मानत राशि आती है और इसमें एक आता है प्रस्तावक और अनुमोदक। शर्तों में प्रस्तावक प्लस अनुमोदक, ठीक है? जो प्रस्तावकों की संख्या संविधान में निर्धारित की गई है 50 की गई है, अनुमोदकों की संख्या 50 की गई है। मतलब नामांकन के दौरान जो है जैसे उसके नाम का जो समर्थन करने वाले 50 होने चाहिए, 50 जो उस टाइम वो नॉमिनेशन के लिए जाएगा 50 वो होने चाहिए। बाकी ज़मानत राशि की बात करते हैं, कि कितनी ज़मानत राशि जो है राष्ट्रपति की होनी चाहिए। तो प्रत्येक उम्मीदवार को जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे ₹15,000 जमा करवाने पड़ते हैं। अगर निर्धारित कोटे तक वो नहीं पहुँचता है, तो उसके 15,000 क्या होते हैं, ज़ब्त हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कुल वैध मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं करता, ठीक है? इसे वो कहा जाता है कोटा 1/6 भाग। ठीक है? ये हो गया। बाकी अब बात करते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहा गया है और आपको पता है शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भाई साहब अपने पद पर ना हो, तो कोई भी सुप्रीम न्यायालय का मतलब जो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश के द्वारा व्यक्ति बताया जाएगा कि ये व्यक्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, वो क्या करेगा, शपथ राष्ट्रपति को दिलाएगा। ठीक है? अब आर्टिकल 61 इसको याद रख लीजिएगा यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि महाभियोग कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 61 या कहा जाएगा कि राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा उसके पद से पदच्युत किया जाता है, पद से हटाया जाता है, तो वो क्या आएगा आपका महाभियोग आएगा। महाभियोग की एक अपनी प्रक्रिया होती है। ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन ली जाएगी, ये सारी चीज़ें महाभियोग में पढ़ेंगे, ये लंबा टॉपिक है, डीपली पढ़ने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब आफ्टर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे तो आप रेगुलर क्लासेस में इन चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से खाली है, तो वो भरना चाहिए। भरने का जो निर्वाचन होगा, कितने समय के अंदर निर्वाचन होगा चलिए मैं थोड़ा हेडिंग अपने अनुसार दे रहा हूँ ना, रिक्ति को पूरा करना, ठीक है? और ये बताता कि राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होता है? राष्ट्रपति का रिक्त कैसे हो सकता है? यदि उस पर महाभियोग चलाया जाए, वह स्वयं त्याग पत्र दे दे या फिर क्या कहते हैं उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ स्वास्थ्य कारण हो, ठीक है? इन चीज़ों से हो सकता है। फिर आर्टिकल 63 कहता है कि नहीं 63 में तो फिर आगे उपराष्ट्रपति आ गया, ठीक है? तो इतना था राष्ट्रपति के बारे में जो-जो आर्टिकल थे मैंने बता दिए। बाकी निर्वाचन पद्धति मैंने बता दी कि निर्वाचन पद्धति कौन-सी यूज़ होती है, आनुपातिक एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, निर्वाचन मंडल में कौन-कौन से सदस्य होते हैं, महाभियोग मैंने बता दिया, आर्टिकल 61 शपथ कौन दिलाता है, हो गया। और थोड़ा-सा ये भी है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद कौन सँभालेगा? उपराष्ट्रपति।
अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो डायरेक्ट आके भारत ये पद संभालेंगे। ठीक है, एक साथ ये तीनों पद खाली नहीं होते। ऐसा मत समझना कि भाई सीजेआई का पद भी खाली हो तो क्या करेंगे। एक साथ ये तीनों पद खाली होना क्या है, मुमकिन नहीं है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और शाम को फिर मिलेंगे लाइव वीडियो में, जहां हम एक बार फिर से आर्टिकल 1 से शुरुआत करेंगे, संविधान के आर्टिकल 1 से। ठीक है, लाइव में आर्टिकल 1 से लेकर हम सारा डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।